हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस। हमने अपनी मैथ्स पेडागोजी क्लासेस इतनी सारी कर ली हैं कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि चाहे किसी तरीके का सवाल बने, सीधा टेढ़ा मेढ़ा हर तरीके के सवाल अब तक हम लोग कर चुके हैं। अब कर रहे हैं अपने हर तरीके के क्वेश्चनों का रिविज़न। तो आप लगातार बने रहिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। क्लासों में नियमित रूप से आइए और अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए हमारे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जिनका आज पेपर होने वाला था 17 तारीख को, उनका आज एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। कारण बताया गया था कि सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए इनका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया था आगे की डेटों में। तो फिलहाल आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए लगातार। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। दूसरा है, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। तीसरा है, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। और चौथा ऑप्शन है, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर होता है। तो आपको बताना है गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। निगेटिव यहाँ पर ऑप्शन बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। निगेटिव इसमें दिया है, क्या दिया है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रक्रिया या फिर प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गणित कैसा विषय है, गणित जो है तर्कपूर्ण विषय होता है और ये अभ्यास करने से ही आता है बच्चे में। हर किसी बच्चे की मैथ अच्छी नहीं हो सकती, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से कौशल हैं जो गणित में उच्च स्तर पर प्रोत्साहित किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग। इसका बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें कंठस्थ करना छोड़ के बाकी सारे के सारे ही सही आंसर इसमें हो जाएंगे, यानी ए बी डी और ई जिसमें होगा वही होगा। ए बी डी ई इसमें ऑप्शन नंबर ए में है सही, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, मार्ग सदर्शन करना, पक्षांतरण करना, सामान्यीकरण करना और अनुमान लगाने, सारे के सारे सही आंसर हो जाएंगे। जबकि कंठस्थ करना निगेटिव ऑप्शन होता है, इसीलिए उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए बिल्कुल सही। अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। समस्या दी गई है, मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितने पेंसिल होंगे, आपको बताना है कि मेरे पास अगर 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मुझसे भी 2 अधिक हैं, यानी उसके पास पेंसिल हो गए 8। तो आपको बताना है मनीष के पास कितने पेंसिल हैं। तो ये किस प्रकार की समस्या है और इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा। साफ साफ कि उसके पास ज़्यादा है, यानी उसके पास हमसे 2 अधिक जमा है पेंसिल। तो उसमें अब हमको ये बताना है कि तुलनात्मक जमा हो जाएगा या फिर व्याकलित जमा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरे और मनीष के बीच में तुलना हो रही है, तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है इसका, किस में हो जाएगा, तुलनात्मक जमा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुलनात्मक जमा इसका आंसर हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। दूसरा है, यह योगात्मक प्रकृति का है। तीसरा है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है, यह गुणात्मक प्रकृति का है। तो आपको आंसर करना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो बताया गया, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। नेगेटिव आंसर इसका यही, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति का अध्यापन किस प्रकार से करना चाहिए। तो आंसर करेंगे सभी लोग इसका। ऑप्शन पढ़िए और सभी लोग आंसर कर दीजिए कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति का अध्यापन किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो विद्यार्थी करेगा लेकिन उसके विचारों की संभावना सबसे कम होगी। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इनमें से। सभी लोग आंसर करेंगे, इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग ऑप्शन पढ़िए और बताइए इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से बालकों में विकास की संभावना सबसे कम होगी। तो ऑप्शन पढ़िए और आंसर करिए सभी लोग, इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इस कार्य को करने में बालक के विचारों का विकास की संभावना सबसे कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तरकड़ा का सूचक है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गणितीय तरकड़ा का सूचक है। पहला है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, दूसरा है गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है परिकलन में निपुणता की क्षमता और चौथा ऑप्शन है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आपके एग्जाम में आने की सारे के सारे क्वेश्चन प्रबल संभावना रखते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो लोग कर रहे हैं उनका सबका सही हो जाएगा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। बिल्कुल सही आंसर है ये। जितने भी साथी लोग इस समय हमारे साथ में हैं, क्लास को देख रहे हैं, वो लोग एक बार सेशन को सभी के पास में शेयर कीजिए और जोड़ लीजिए अपने सभी साथी मित्रों को। बाकी जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अंतिम तक बने रहिए। आज की क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं 25 क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, लाजवाब हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे सरेख है? पहला ऑप्शन दिया गया है, यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। दूसरा है, पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। तीसरा है, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कक्षा 3 में चतुर्थांश यानी 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? आपको बताना है कि कक्षा 3 में 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए और आंसर कीजिए। सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करेगा। तो आपको बताना है कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सबसे पहले बच्चों को ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांट दें, यानी जिसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले वही ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, BCA दिया हुआ है, यानी सबसे पहले हो जाएगा ठोस पदार्थ, उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, और लास्ट में होगा चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट्ट पर लिखना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। सबसे पहले हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। अगला है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है और हमने खुद 2 से 3 बार आपको करवा दिया अब तक है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। सभी लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमने करवा दिए एक तरीके से हैं। अब आपका चल रहा है रिवीजन, तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके 15 क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाएँ मैथ्स के पेडागोजी के, आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े हुए ही मिलने वाले हैं और आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है मैथ्स में। तो इसका जो लोग कर रहे हैं आप सब कीजिए। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर या फिर उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर या फिर शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर या फिर उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बिठाकर। तो सभी लोग आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम की वैकल्प साधनों और प्रणालियों को अपनाकर या प्रयोग कर। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं होगा? ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं होगा।
हम सबको पता है कि कंठस्थ करना कहीं पर भी गणितीय प्रक्रम में नहीं आता क्योंकि निगेटिव वर्ड है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। पहला है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। दूसरा है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तीसरा ऑप्शन है, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। और चौथा ऑप्शन है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो बताइए प्याजे के अनुसार कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? भार के संरक्षण की समझ आयतन के समझ से पहले आती है। ऑप्शन नंबर 1 है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के समझ से पहले आती है। यही इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। तो आप लोग आंसर कीजिए कि वान हेले के विकास स्तर की इनमें से कौन सी अवस्थाएं हैं? सभी लोग आंसर करेंगे एक बार इसका। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार फिर से सभी लोग, अपने अपने व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? ज्यामितीय चिंतन, बिल्कुल सही आंसर है इसका। ज्यामितीय चिंतन ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? आपको बताना है इनमें से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग एक बार। देखते हैं, पहला है कंठस्थ। इसमें जहाँ पे कंठस्थ आ जाए उसको पहले हम काट लेते हैं, रटना वटना जहाँ पर आ जाए उसको काट देते हैं। पहला हो गया, चौथे में भी हो गया कंठस्थ। अब बचे हैं ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो बताइए इन दोनों में से क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए। निम्नलिखित समुच्चयों में से बताइए क्या हो जाएगा? इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर, इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर 3, उनका हो जाएगा सही। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये सब सही आंसर में आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? पहला है डायनिस ब्लॉक्स, दूसरा है टेलर का गिनतारा, तीसरा है संख्या चार्ट और चौथा है ग्राफ पेपर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कल की क्लास में करवाया गया था, सिर्फ संख्याएं चेंज थी और आज भी संख्या चेंज है और संख्या से इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सभी लोग आंसर कीजिए। कल हमने कौन सा आपको बताया था, इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा? ग्राफ पेपर। जो लोग कर रहे हैं 4 उनका सबका हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 या उससे अधिक 2 बीमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? 2 या 2 से अधिक 2 बीमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है आकलन, दूसरा है प्रेक्षण, तीसरा है अध्यारोपण और चौथा है अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सभी लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? अध्यारोपण, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए कौन सा सबसे अधिक आवश्यक हो जाएगा? पहला है किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, दूसरा है सभी सूत्रों को याद करना, तीसरा है शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना और चौथा है एक समस्या को कई बार हल करना। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए? ऑप्शन देखिए और सभी लोग आंसर कीजिए। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए
प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए? बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए? तो हमें लग रहा है इसका यही आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताइए इसका क्या पहला आंसर हो जाएगा सही या फिर दूसरा कोई होगा? आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले हमें बच्चों को घड़ी में समय देखना ही बताना चाहिए कि कैसे समय देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या होनी चाहिए? आपको बताना है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं में आएगा? पहला है छात्र के विकास की निगरानी करना, दूसरा है निर्देशक निर्णय लेना, तीसरा है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, चौथा है प्रदर्शन के आधार पर बच्चे की रैंकिंग बनाना या फिर करना। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। ये जो है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल यही वाला आंसर सही है इसका, ऑप्शन नंबर 1 जो है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर आपको गणित पढ़ाना है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी, आपको ये बताना है। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है गतिविधि आधारित अधिगम और तीसरा है समस्या समाधान विधि, चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन की विधि। तो बताइए इनमें से कौन सी विधि हो जाएगी सबसे सही उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए? इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर 3 उनका हो जाएगा बिल्कुल सही, समस्या समाधान विधि। बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 3 समस्या समाधान विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। कई बार क्वेश्चन करवा चुके हैं अपनी क्लास में, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे कैसा होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का पाठ्यक्रम? तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका। आप लोग इसको पढ़ के बिल्कुल सही से रखना, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। आगे है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं पूछा जा रहा है, आप लोग याद रखना है इसको। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है, नहीं होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। पहला ऑप्शन है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, दूसरा है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, तीसरा है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, चौथा ऑप्शन है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो जो लोग इसका कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। याद रखिएगा आप लोग इसको, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? प्रभावशाली योजना नहीं के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। दूसरा ऑप्शन दिया गया, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। तीसरा है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें। चौथा ऑप्शन है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। प्रभावशाली योजना नहीं होगी इसमें, यह पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो साथियों आप लोग बताना, आज की क्लास में हमने आपको करवाए हैं 25 क्वेश्चंस, आपके इनमें से कितने आंसर सही निकले हैं 25 क्वेश्चन में से। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और एक बार सेशन को सभी के पास में शेयर कर देना जाते जाते। और जितने लोग
नए जुड़े हैं आज हमारे चैनल पर सभी लोग अपने सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए और करते रहिए।